नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको राजनीति विज्ञान के जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही विस्तृत एकदम साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। अपना जो पहला पार्ट है वो रहेगा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित। आपको पता है कि जितने भी कंपटीशन है, चाहे वो आरएस का हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, या सेकंड ग्रेड हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या अन्य प्रकार की कोई भी एग्जाम, यूजीसी नेट, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, सीईटी, जितने भी एग्जाम है उनमें कहीं ना कहीं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा इस भारतीय संविधान से संबंधित ही, और संविधान के विकास क्रम को पढ़ेंगे अपन कि भारतीय संविधान प्रारंभ कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है, किन परिस्थितियों के अंतर्गत ये भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और ये जो चरण है, जो वर्तमान का जो भारतीय संविधान है वो बनकर के तैयार हुआ कैसे, तो इसके अतीत में जागने की कोशिश करते हैं। यदि भारतीय संविधान की बात करें तो अपने को पहले यूरोपीय कंपनियों के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यूरोपीय कंपनी भारत के अंतर्गत व्यापार करने के उद्देश्य से आती हैं, और व्यापार करने के लिए उनका जो क्रम है भारत में आने का वो इस तरीके से है। पहले जो कंपनी है व्यापार करने के लिए भारत में आई वो है पहले पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे यदि अपन बात करें तो वो थे डच। तीसरे नंबर पे आए थे अंग्रेज, और चौथे नंबर पे आए हैं फ्रांसीसी। और भी कई प्रकार के यूरोपीय कंपनियां यहाँ पे आई, परंतु अमूमन इन्हीं के बारे में ज़्यादातर इन्हीं की व्यापारी कोठियां भारत के अंतर्गत स्थापित थी, और इन्हीं के कारण से भारत की जो आर्थिक संपन्नता थी, सुदृढ़ थी, एक धनाढ़ देश था, वो धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, तो इन कंपनियों के कारण से ही हुई थी। तो इसमें मैंने आपको बताया कि यूरोपीय कंपनियां, उनका आने का क्रम है पहले पुर्तगाली। ये पुर्तगाली आए कब, तो देखो पुर्तगाली आए थे 1498 के अंतर्गत। आपको बताया कि यूरोपीय नाविक थे, उनके मन में हमेशा से एक इच्छा रही थी कि भारत धनाढ़ देश है, वहां पे जाकर के अपने व्यापार करें, और भारत की खोज का श्रेय पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा को दिया जाता है। हालांकि इससे पहले जो कोशिश है वो कोलंबस के द्वारा की गई थी। कोलंबस ने 1442 के अंतर्गत अमेरिका की खोज की थी, और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो 1498 के अंतर्गत ही पुर्तगाली प्रथम बार भारत में आए थे, और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। डच आए थे 1595 में, अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, और फ्रांसीसी आए थे 1664 में। ये व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आते हैं, और धीरे धीरे यहाँ की कमजोर सत्ता को देख करके और प्रशासनिक नियंत्रण में भूमिका निभाना प्रारंभ कर देते हैं। पुर्तगालियों की जो प्रथम व्यापारिक कोठी थी वो स्थापित हुई थी कोचीन में। कोचीन वर्तमान के केरल में पड़ता है। और डच, ये डच कहाँ के थे, डच थे हॉलैंड और नीदरलैंड के लोग। तो ये व्यापारिक कंपनी इन्होंने कहाँ पे स्थापित की, तो वो थी मसूलीपट्टनम। तीसरे नंबर पे आते अंग्रेज, और अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी की अपन बात करें तो वो स्थापित की थी सूरत में। सूरत गुजरात में, मसूलीपट्टनम में
वर्तमान के आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद ये 1664 के अंतर्गत फ्रांसीसी आए और इन्होंने भी अपनी प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित की थी सूरत के अंतर्गत। अब आपको लगता होगा कि ये जो चीजें भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्रकार से उपयोगी हैं, तो मेन बात यह है कि ब्रिटिश शासन का जो साम्राज्य है वो भारत के अंतर्गत स्थापित रहा। भारत ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश रहा, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अपने को पढ़ना आवश्यक है। तो अपने संविधान के विकास क्रम की बात स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंतर्गत आई। इससे पहले इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो भारत की आर्थिक संपन्नता को देखते हुए व्यापारी वर्ग का जो समूह था वो मिलता है ब्रिटेन की महारानी से, और महारानी से रिक्वेस्ट करता है कि हमें आप भारत में और उसके साथ साथ पूर्वी देशों के अंतर्गत व्यापार करने की, हमारे कारखाने स्थापित करने की हमें परमिशन दीजिए, हमें अनुमति दीजिए। तब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से संबंधित 1600 ईस्वी का राजलेख, 1600 ईस्वी का राजलेख ब्रिटेन की महारानी है जिसका नाम है एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ही, जिसके शासनकाल को इंग्लैंड का स्वर्ण काल माना जाता है। इसे एलिजाबेथ प्रथम के समय 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और स्थापना हुई कभी? स्थापना की गई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई और इसके साथ ये तय किया गया कि आपको 15 वर्षों तक 15 वर्षों तक आपको व्यापारिक अधिकार प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब है इस राजलेख के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके और ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति महारानी ने दे दी कि आप जाइए वहां पे और ये वहां के महाराजा या वहां की जो भी सत्ता है उससे अनुमति लेकर के और अपनी कंपनी के कारखाने स्थापित कीजिए। ऐसा उन्होंने किया। अब देखो इस कंपनी के प्रबंध को संभालने के लिए, इसके प्रशासन को नियंत्रित रखने के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया। निदेशक मंडल या फिर इसे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल क्या है? ये एक ऐसी परिषद है जिसके माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक और प्रबंध का कार्य किया जाएगा। कंपनी का प्रशासन है प्लस प्रबंध को संभालने का कार्य कौन करेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। इसमें होंगे कौन है? इसमें कुल मिलाकर के 24 सदस्य होंगे। एक गवर्नर, एक होगा सब गवर्नर और 24 होंगे इसमें निदेशक।
24 क्या होंगे? निदेशक। ये 24 निदेशकों के माध्यम से ही इन्हीं में से एक गवर्नर और एक सब गवर्नर बनाया जाएगा। देखो स्टार्टिंग में ये 1 वर्ष के लिए ही बनेंगे, परंतु आगे चल करके अपन देखेंगे 1773 में इनका कार्यकाल है वो 4 वर्ष कर दिया जाता है। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 24 सदस्यों की एक परिषद है, जिसका कार्य क्या है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के जहां भी व्यापारी कोठी स्थापित करेगी उसके मैनेजमेंट का कार्य देखेगी। अब इस बोर्ड को यह अधिकार भी दिया गया कि यदि कोई भी कर्मचारी कंपनी के नियमों के अनुसार नहीं चलता है, यदि कंपनी के विरुद्ध चलता है, कंपनी के विरुद्ध चलता है, तो उस कर्मचारी पर कार्यवाही की जाएगी और उस कर्मचारी को दंड देने की विधि बनाने की शक्ति भी किसको दी गई थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब देखो एक बार थोड़ा सा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई किसके माध्यम से? 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से। किसके समय? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय। और स्थापना हुई कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इस कंपनी पर, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति इस राजलेख के माध्यम से दी गई। तब तय किया गया कि एक निदेशक मंडल होगा और ये निदेशक मंडल कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखेगा, उसका प्रबंध का, उसका प्रशासन का, ये सारा का सारा कार्य संभालने का कार्य करेगा। और साथ में इसको ये पावर दिया गया कि यदि कोई भी कर्मचारी इस कंपनी के नियमों के विरुद्ध जाता है तो उसको दंड देने की शक्ति बनाने का कार्य भी निदेशक मंडल को दिया गया। तो ऐसी बात इसके अंतर्गत ही की गई है। अब अपन बात करते हैं कि कंपनी बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका भारत में आगमन किस प्रकार से होता है? तो देखो EIC का भारत में आगमन, अब बात ये आती है 1603 की। 1603 में जो महारानी थी एलिजाबेथ थी, उनकी हो जाती है मृत्यु। एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह शासक कौन बनते हैं? जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम का दूत है जिसका नाम है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। ये विलियम हॉकिंस को, जो जेम्स प्रथम का दूत है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रावधान को लेकर के, उस राजलेख को लेकर के, और भारत में उस टाइम पर मुगल साम्राज्य स्थापित था और मुगल साम्राज्य के बादशाह कौन थे? तो बादशाह थे जहांगीर। जहांगीर। अब इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है केवल कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक अनुमति दी किस शासक ने? तो भारत में व्यापारिक अनुमति किसने दी? जहांगीर ने। और जहांगीर से विलियम हॉकिंस कब मिलता है? इन दोनों की मुलाकात कब होती है? 1608 में। 1608 में। और इसी के तहत, इस व्यापारिक अनुमति के तहत इन्हें सूरत में व्यापारिक कोठी, सूरत में आपको पता है अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी है, प्रथम कारखाना है, प्रथम फैक्ट्री है, वो लगाने की अनुमति देती। परंतु आपको पता है
कि यहाँ पे पहले से कौन है, पुर्तगाली है। तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापारी कोठी सूरत में स्थापित की जा रही थी उसका किया विरोध। क्योंकि आपको पता है कि यदि कोई भी नई व्यापारी कंपनी आती है तो उस कंपनी का विरोध पहले से मौजूद कंपनी है वो अवश्य करेगी। ऐसा ही यहां पे हुआ, पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया, तब ये पुर्तगाली और ये अंग्रेजों के बीच में, पुर्तगाली व अंग्रेजों के बीच में एक समुद्री युद्ध होता है, समुद्री युद्ध होता है। और इस समुद्री युद्ध के अंतर्गत जीत किन की होती है, अंग्रेजों की होती है। और इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे इस समुद्री युद्ध में, वो थे कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में यह युद्ध किया गया। देखो ये सारी बातें हैं हिस्ट्री की, अपने को इतना ही याद रखना है कि व्यापारिक कोठी अंग्रेजों की पहली भारत के अंतर्गत कहां पे लगाई गई, तो वो है सूरत। हालांकि जो प्रथम व्यापारी कोठी जिसकी शुरुआत हुई थी, जहां से उत्पादन प्रारंभ हुआ था, वो अंग्रेजों की भी कौन सी है, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में उत्पादन सूरत की फैक्ट्री से पहले प्रारंभ हुआ था। तो ये बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार आती है, तो विलियम हॉकिंस के माध्यम से, जो जेम्स प्रथम के राजदूत हैं, और वो आकर के जहांगीर से मिलते हैं, व्यापारिक अनुमति लेते हैं और यहाँ पे व्यापारिक कोठियां स्थापित करना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक कोठी लगाना प्रारंभ कर देती है। और व्यापारिक कोठी मुख्यतः ये कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में यहाँ पे लगाती है। अब ये एक 1726 का राजलेख, ये 1726 का राजलेख क्या है, तो देखो आप ये 1726 का राजलेख, मैं आपको बताना चाहूं कि भारतीय संविधान का विकास क्रम है, उसमें विभिन्न प्रकार के एक्ट आपने, यदि आप एक प्रतियोगी हो तो आपको पता है 1909 का है, 1919, 1935, 1858, 1833, तो बहुत सारे एक्ट इसके अंतर्गत हैं। और कोई न कोई सुधार करते हुए अंततः भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार हुई थी। तो देखो 1726 का राजलेख, इस राजलेख के अंतर्गत क्या है, पहली बात तो यह है कि कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी नगर अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए हैं, जहां पे अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी स्थापित थी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी नगर के जो गवर्नर थे, ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र थी। तो तीनों में गवर्नर बैठा करते थे और उसकी एक परिषद हुआ करती थी। इस गवर्नर को पावर दिया गया कि आप ये विधि का निर्माण कर सकते हो, विधि बनाने की शक्ति इनको दी गई। विधि का निर्माण करने की शक्ति किनको दी गई, कलकत्ता और मद्रास और मुंबई की गवर्नर को। अब देखो इससे पहले ये शक्ति किनके पास थी, इससे पहले विधि निर्माण करने की जो शक्ति थी वो थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने पिछली जो स्लाइड थी उसमें देखा कि एक निदेशक मंडल है 24 सदस्यीय, ये शक्ति पहले किसके पास थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस प्रकार की शक्ति इन्हें क्यों दी गई,
इसका रीजन यही था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां पे बैठता था, ये बैठता था लंदन में। और लंदन में बैठे व्यक्ति को कैसे पता चले कि भारत में किस प्रकार की परिस्थिति है, अंग्रेजों के सामने किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए भारत की परिस्थितियों से अनभिज्ञ रहने के कारण से ये जो पावर था वो किसको दिया गया, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को। परंतु उसमें शर्त रखी गई, और वो शर्त कौन कौन सी है कि भाई गवर्नर को विधि निर्माण का जो कार्य है वो तो दे दिया गया कि सेना से संबंधित, इसके प्रशासन से संबंधित, प्रबंध से संबंधित कोई भी प्रकार का नियम आप बना सकते हो, परंतु उसके लिए शर्तें रहेंगी। और वो शर्तें क्या हैं, वो पहली शर्त की यदि अपन बात करें, पहली शर्त ये कि गवर्नर या उसकी परिषद ऐसी कोई भी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो विधि ब्रिटिश विधि के विपरीत हो। ब्रिटिश विधि को प्रतिबंधित करने वाली विधि का निर्माण नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश विधि को जो प्रतिबंधित करे ऐसी विधि का निर्माण गवर्नर नहीं करेगा। दूसरी बात, यदि किसी भी प्रकार का नियम कोई भी आप प्रावधान करते हो तो उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार से भारतीय लोग हैं उनके रीति रिवाज, परंपरा, उनकी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। रीति रिवाज, परंपरा और विभिन्न प्रकार के जो भी धार्मिक भावना है उनकी, उनको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पे हिंदू लोगों का या यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ की जो जनता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई और धर्म है, सभी के रीति रिवाज, उनकी संस्कृति का सबका ध्यान रखा जाएगा। ऐसी विधि नहीं होगी जो उनके रीति रिवाजों पे प्रतिबंध लगाती हो, तो ऐसी विधि के लिए भी मनाही की गई। अब देखो ये दो ही बातें यहाँ पे, पहली कि ब्रिटिश विधि के विपरीत कोई भी विधि नहीं होनी चाहिए। दूसरी, जो भारत के लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। इतना करने के बाद यदि विधि का निर्माण गवर्नर के माध्यम से कर लिया जाता है तब भी वो विधि प्रभावी नहीं होती। वो विधि प्रभावी कब होगी, विधि प्रभावी तब होगी जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सभा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सभा अनुमोदित कर दे। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सभा गवर्नर के द्वारा बनाई गई विधि को अनुमोदित नहीं करती, तब तक वो विधि वहां पे कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में, इन प्रेसिडेंसियों में वो प्रभावी नहीं होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से ये नियंत्रण बीओडी का ही हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही हो गया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आगे चल करके ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखती है, किस तरीके से ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारत हुआ, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई होगी, तो उनके बारे में देखते हैं। तो देखो, ईआईसी ने जो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, तो इसने अपना व्यापारिक वेशभूषा थी उसको छोड़ करके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य क्यों करने लगी, तो इनको कोई ना कोई मौका अवश्य मिला होगा। तो इनको एक मौका मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो मौका मिलता है कि उस टाइम पे
मुगल शासक थे वो हो जाते हैं कमजोर, उनकी जो ताकत है वो कमजोर हो जाती है, मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। और इस पतन का ही फायदा किसने उठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। तो इसके बारे में सारी की सारी चीजें देखेंगे। ये कमजोरी का फायदा उठाया। और फिर दो ऐसे युद्ध होते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता काबिज हो गई थी। तो देखो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला है आपके पलासी का युद्ध। देखो पलासी के युद्ध से संबंधित सारी बातें। पलासी का युद्ध, ये पलासी का युद्ध हुआ कभी? 23 जून 1757 को। देखो भाई 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है। और ये जो पलासी का मैदान है, ये मैदान पड़ता है पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले में, नदिया जिले में पड़ता है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। पैपोर पलासी और पैपोरी पश्चिम बंगाल। ये पलासी का जो युद्ध है वो युद्ध न होकर के एक तरीके का विश्वासघात है। तो ये विश्वासघात किसने किया और किन के बीच हुआ? तो यह युद्ध बंगाल के नवाब जिनका नाम है सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला, डायरेक्ट सिराजुद्दौला बोल दो या इस तरीके से बोल दो, एक ही बात है। तो सिराजुद्दौला और एक साइड में कौन है? अंग्रेज। यह युद्ध किनके बीच में हुआ? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ये सिराजुद्दौला कौन है? ये है बंगाल का नवाब और बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब है। क्योंकि इसके बाद जितने भी नवाब बनेंगे वो अंग्रेजों के अधीनस्थ होकर के बनेंगे। कहने का मतलब है अंग्रेजों के द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो यह बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब है। कौन ही? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था कौन ही? ये देखो इसका पूर्वज है वो है अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां का नातिन कौन है? सिराजुद्दौला। क्योंकि अलीवर्दी खां के कोई पुत्र था नहीं, इनके केवल 3 बेटियां थी और उनमें से एक बेटी का पुत्र अलीवर्दी खां है। तो अलीवर्दी खां को यहाँ का नवाब बना दिया जाता है। अब ये जो पलासी का युद्ध हुआ, इस युद्ध के होने का कारण क्या रहा होगा? देखो इसका मुख्य कारण यही था कि अंग्रेजों ने व्यापारी कोठी स्थापित की, व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। वहां तक ठीक है, बढ़िया चल रहा था। परंतु वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि मुगल साम्राज्य को कमजोर देख करके कलकत्ता में किलाबंदी करना प्रारंभ कर देते हैं। वहां पे फोर्ट विलियम एक दुर्ग बनाते हैं, एक किला बनाते हैं। तो इसका विरोध किसने किया? सिराजुद्दौला ने। फोर्ट विलियम, इस किले का विरोध किसने किया? सिराजुद्दौला ने किया। सिराजुद्दौला ने इनको मना किया कि आप किलेबंदी मत कीजिए, इस प्रकार का अधिकार आपके पास नहीं है। जब ये लोग नहीं माने, केवल यही मेन कारण था कि इस किलेबंदी को इन लोगों ने इस कार्य को रोका नहीं, तब सिराजुद्दौला ने इसमें एक घटना है, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना, ये ब्लैक होल की घटना का संबंध किससे है?
पलासी के युद्ध से। ये ब्लैक होल वो नहीं है जो ओजोन डिप्लेशन में है। इसका ये एक प्रकार की घटना है जिसका संबंध है पलासी के युद्ध से। देखो ब्लैक होल की घटना क्या थी। बात है कि जो किलेबंदी कर रहे थे उस किले का जितना भी प्रबंध मैनेजमेंट का कार्य संभाल रहे थे उन अंग्रेज अधिकारियों को जो 146 थे वहां पे, उन सब की घेराबंदी करके और क्या किया कि एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे में बंद करके दरवाजा कर दिया बंद। छोटा रूम था। सुबह उठ करके जब देखा तो इनमें से 123 लोग मर गए थे। 123 लोग मर गए। इस घटना का इतना ज्यादा शायद इतिहास में जिक्र भी नहीं होता, परंतु जो 23 लोग बच्चे, इन 23 में से एक इतिहासकार है, उसका नाम है हार्नवेल। इस इतिहासकार ने अपनी बुकों के अंतर्गत इस घटना का जिक्र बहुत ज्यादा किया है। इस घटना को ज्यादा चर्चित बनाने का कार्य वो भी हार्नवेल ने किया है। तो यहां पे फिर अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव को बुलाते हैं, जो कि उस टाइम पे कहां पे था, मद्रास प्रेसिडेंसी में था। लॉर्ड क्लाइव इस पलासी के मैदान में आता है। उधर से सिराजुद्दौला की सेना आती है। अब सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ा कौन है, तो वो कैंडिडेट है मीर जाफर। मीर जाफर ये सिराजुद्दौला का सेनापति है। इस मीर जाफर ने किया विश्वासघात। इसने क्या किया, विश्वासघात। किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। इस विश्वासघात के कारण ही सिराजुद्दौला इस युद्ध के अंतर्गत हारा था। कहने का मतलब ये हो गया कि मीर जाफर सत्ता के लालच में, नवाब बनने के चक्कर में जाकर के किससे मिल गया था, अंग्रेजों से मिल गया था। और इसमें अंग्रेजों की साइड से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, ये लॉर्ड क्लाइव से जाकर के मिल जाते हैं और लॉर्ड क्लाइव इनको सत्ता का लालच देकर के अपनी ओर मिला लेते हैं और ये सिराजुद्दौला की वहां पे हत्या कर दी जाती है। सिराजुद्दौला उसमें मारे जाते हैं। इनको छल से बंदी बना करके खत्म कर दिया जाता है। अब ये इनके विश्वसनीय सेनानायक थे सिराजुद्दौला के, एक तो मीर मदान, एक तो मीर मदान और एक है मोहनलाल, मोहने लाल। ये दोनों के दोनों विश्वसनीय सेनानायक थे। इन्होंने किसका साथ दिया, सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला का साथ दिया और ये युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ये शहीद हो गए उस युद्ध के अंतर्गत। अब ये युद्ध न होकर के एक तरीके का विश्वासघात है, एक छोटी सी घटना मात्र है, एक छोटा सा संघर्ष है। और इसका परिणाम ये हुआ कि आपको पता है कि बंगाल के नवाब थे, वो भी स्वतंत्र रूप से, यहां से जैसे ही सिराजुद्दौला को खत्म किया गया उसके बाद मीर जाफर को यहां का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर जैसे ही नवाब बनता है तो बंगाल का प्रशासनिक कार्य, जो प्रशासन था, न्याय व्यवस्था थी, वो सारी की सारी पावर किसको दे दी गई, मीर जाफर के द्वारा किसको दे दिया गया, लॉर्ड क्लाइव को। कहने का मतलब ये दे दिया गया अंग्रेजों को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे नींव पड़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी कार्य तो करती थी, साथ में प्रशासनिक या ब्रिटिश साम्राज्य की यहाँ पे
नींव पड़ गई। हालांकि वास्तविक साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे नहीं हुई है, परंतु नींव स्थापित हो गई। अब आगे बात आती है दूसरी घटना की। मैंने आपको बताया कि दो ऐसे युद्ध हैं जो वास्तव में निर्णायक युद्ध साबित हुए, और उसी से ब्रिटिश साम्राज्य भारत के अंतर्गत 3 शताब्दियों तक राज करने के लिए स्थापित हुआ था। तो ये दूसरा युद्ध कौन सा है? तो वो है आपके बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। देखो, बक्सर का युद्ध के बारे में मैं बताऊं आपको कि ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764। और ये भी बक्सर भी कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। बिहार में बक्सर का युद्ध ये किन किन के बीच हुआ है? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला उसके बाद विश्वासघात करके मीर जाफर नवाब बन गया, अधीनस्थ नवाब अंग्रेजों के माध्यम से। उसके बाद में मीर कासिम वहां का नवाब बनता है। अब ये जो युद्ध होता है वो मीर कासिम इसमें प्रमुख शासक है, प्रमुख नवाब है, और उसका कारण भी मीर कासिम ही रहा है। तो देखो आप एक साइड में होता है इस युद्ध में त्रिगुट, कहने का मतलब 3 नवाब या राजाओं का समूह है, और साथ में कौन रहते हैं? अंग्रेजों के सामने ये युद्ध होता है। देखो, त्रिगुट में शामिल कौन है? एक तो बंगाल से जिसका नाम है मीर कासिम, ये तो है बंगाल का नवाब, ये तो बंगाल की साइड से। दूसरी इसके अंतर्गत है सुजाउद्दौला, वो सिराजुद्दौला है, ये है सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला का संबंध बंगाल से है और सुजाउद्दौला का संबंध है अवध से, ये अवध का नवाब। तीसरा यहाँ पे मुगल बादशाह जिसका नाम है शाह आलम सेकंड द्वितीय, ये कौन है? मुगल शासक। देखो, मुगल शासक यहां तक आते आते एकदम से कमजोर हो गए थे। वो नामात्र के दिल्ली के बादशाह थे, उनके अधीन किसी भी प्रकार की रियासत, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो डायरेक्ट इनके अधीन था। इनको किसी प्रकार की राजस्व संबंधी कोई अधिकार इनको दे नहीं रखे थे, किसी प्रकार की वसूली इनके पास ही नहीं आती थी। तो देखो, त्रिगुट है, त्रिगुट में मीर कासिम है, सुजाउद्दौला है, शाह आलम सेकंड है। इन तीनों के बीच और इनका तो एक ग्रुप है, और एक साइड में कौन है? अंग्रेज है। और इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। देखो आप, ये जो युद्ध था, ये 3 शासक, मीर कासिम बंगाल के नवाब, सुजाउद्दौला अवध के, शाह आलम सेकंड उस टाइम पे मुगल बादशाह थे, और एक साइड में आपके अंग्रेजों की साइड से था हेक्टर मुनरो। पलासी का युद्ध युद्ध न होकर के विश्वासघात है, परंतु ये भारतीय राजनीति के अंतर्गत एक युग परिवर्तन का काल माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक स्थापना भारत के अंतर्गत की थी। तो देखो, इस युद्ध के अंतर्गत हुआ क्या? ये तीनों के तीनों शासक यहाँ पे इनका जो ग्रुप है वो अंग्रेजों के माध्यम से हरा दिया जाता है। इस युद्ध के अंतर्गत ये त्रिगुट का समूह है वो हार जाता है, और जीत किन की होती है? अंग्रेजों की जीत होती है। देखो आप
इस युद्ध के अंतर्गत मीर कासिम तो भाग जाता है, मीर कासिम भाग जाता है मैदान को छोड़ करके, ये तो भाग गया। शाह आलम सेकेंड डायरेक्ट किन से मिलता है, हेक्टर मुनरो या ऐसे बोल सकते हैं अंग्रेजों से मिलता है, अंग्रेजों की शरण में चला जाता है, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और संधि करने के लिए राजी हो जाता है। और सुजाउदौला, सुजाउदौला भी किन के पास चला गया, अंग्रेजों के पास। हालांकि ये युद्ध लड़ता है परंतु अंत में हार स्वीकार कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, संधि करने के लिए ये भी तैयार हो जाता है। तो बक्सर के युद्ध से जैसे ही अंग्रेज जीतते हैं तो आपको बताया दिल्ली का सुल्तान संधि करने के लिए तैयार हो गया, इधर उत्तर भारत के नवाब संधि के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से अंग्रेजी शासन की वास्तव में जो स्थापना है वो इसे बक्सर के युद्ध से मानी जाती है। अंग्रेजी सत्ता की नींव है वो पलासी के युद्ध से पड़ी है और वास्तविक साम्राज्य इनका स्थापित हुआ है बक्सर के युद्ध से। अब देखो इस बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं। अब पहले एक थोड़ी बात मैं बताऊं यहाँ पे कि बक्सर का युद्ध इतना बड़ा हुआ, इसके पीछे रीजन क्या हुआ होगा, तो इसके पीछे रीजन ही मीर कासिम का है। मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था, मीर कासिम को नवाब किसने बनाया, अंग्रेजों ने। और इसने क्या किया, जो अंग्रेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके अधिकारियों की अनदेखी कर दी। कहने का मतलब ये अपनी जो भी अधिकार क्षेत्र थे उनको स्वतंत्र रखना चाहता था, एक महत्वाकांक्षी शासक था और इसको पता था कि जैसे मैंने मीर जाफर को हटाया वैसे कोई और मेरे को भी हटा सकता है। इसलिए समय रहते इसने अपनी राजधानी थी, जो देखो वैसे इतिहास की बात है, खुर्शीदाबाद से, खुर्शीदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर ली। देखो ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीजन ये था कि खुर्शीदाबाद कहां पे था, बंगाल में, और कलकत्ता के एकदम से नजदीक था। कलकत्ता में उनकी अंग्रेजों की व्यापारी कोठी थी और अंग्रेजी सत्ता का प्रमुख व्यापारी केंद्र था, तो उनकी पकड़ वहां पे ज्यादा थी। मुंगेर कहां पे, मुंगेर पड़ता है बिहार में। मुंगेर के बारे में आपने हिस्ट्री में कभी पढ़ा हो तो ये पाल वंश था, उसकी भी राजधानी रहा हुआ है। तो इसने अपनी राजधानी खुर्शीदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। इसके पीछे का रीजन यही था कि इसकी जितनी भी गतिविधियां हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य यदि यहाँ पे मीर कासिम के द्वारा किया जाता है तो वो सारी की सारी सूचना यदि खुर्शीदाबाद में रहता तो वो अंग्रेजों तक पहुंचती, अंग्रेजों का नियंत्रण भी ज्यादा होता। इसलिए अपनी राजधानी को मुंगेर स्थापित किया स्वतंत्र रखने के लिए। और यही बात किनको नहीं जमी, अंग्रेजों को। तब अंग्रेजों ने यह युद्ध किया। अब देखो और भी कई रीजन है हिस्ट्री के अंतर्गत, जैसे मीर कासिम था, उसने जितने भी आंतरिक करते व्यापार से संबंधित उन सारों को माफ कर दिया था। तो इस प्रकार का कलेक्शन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था वो बंद हो गया। तो ऐसे कुछ ही कारण है इसमें। अब बात आती है कि मैंने आपको बताया शाह आलम सेकंड अंग्रेजों से मिल गया, सुजाउदौला अंग्रेजों से मिल गया। अब इन दोनों का क्या होता है वो देखते। ये दोनों क्या करते हैं, संधि के लिए तैयार हो जाते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि, प्रथम संधि देखो, इलाहाबाद की प्रथम संधि
मैंने आपको बताया कि पहले शरण में कौन गया, शाह आलम सेकंड। और ये संधि हुई है आपकी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765। अब बात ये आती है कि ये संधि किन के बीच हुई। तो अब अपने ये देखा था कि वहां पे अंग्रेज अधिकारी कौन है, हेक्टर मुनरो। अब हेक्टर मुनरो की ये समझ में नहीं आती कि मैं किस प्रकार से इन लोगों को राजी करूं, यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित कैसे करूं। तब जाकर के उन्होंने लॉर्ड कर्लाइव को बुलाया। लॉर्ड कर्लाइव आपको बताया वो 1756 से 1760 तक गवर्नर रहा था। तो उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो वो वापस ही लंदन चला गया था। तो वहां से उसको वापस बुलाया गया। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्लाइव व शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड के बीच में ये क्या होती है, संधि होती है। अब संधि होती है तो कोई ना कोई समझौता हुआ है, कोई ना कोई शर्त यहाँ पे मंजूर की गई है, कुछ उनकी तरफ से कुछ इनकी तरफ से, इस तरीके से कुछ न कुछ हुआ है। तो देखो इस इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि मुगल बादशाह और लॉर्ड कर्लाइव के मध्य हुई थी, इसकी पहली शर्त, पहला इसमें क्या किया गया कि शाह आलम सेकंड से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। तो साफ सी बात थी कि शाह आलम सेकंड उस टाइम पे एज ए बेघर की तरह था, उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तब शाह आलम सेकंड ने कहा कि हमें तो क्या चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो जगह के लिए उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्लाइव ने कहा कि मैं आपको इलाहाबाद व कड़ा, इलाहाबाद व कड़ा जिले के जो क्षेत्र हैं वो आपको दे दूंगा। इलाहाबाद व कड़ा जिले के जो क्षेत्र हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। हालांकि ये दोनों ही क्षेत्र अंग्रेजों के पास नहीं थे अब तक, परंतु इनकी चालाकी देखो, ये कितना कॉन्फिडेंस है इनमें, ये देखना आप। दूसरे नंबर पे बात आती है कि आपको प्रति वर्ष 26 लाख रुपए आपको प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अंग्रेज आपको प्रति वर्ष क्या देंगे, 26 लाख रुपए देंगे। तो शाह आलम सेकंड की तो मौज होगी एकदम कि आराम से रहने के लिए ये जिले मिल गए और साथ में प्रति वर्ष 26 लाख रुपए, उस टाइम पे बहुत होते हैं, तो प्रति वर्ष 26 लाख रुपए की बात हो गई। तीसरी बात यहाँ पे बोले कि ये दो चीज तो हमने दे दी। अब शाह आलम सेकंड से पूछा गया कि तू क्या देगा हमें। तो बोले कि साहब हमारे पास तो कुछ है नहीं। तब बोले कि आपको क्या करना है, आपको ओडिशा, कहने का मतलब उस टाइम पे उड़ीसा ही है, उड़ीसा, बिहार व बंगाल के दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकारी हमें दे दे भाई, दीवानी अधिकार। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, शाह आलम सेकंड को बोला गया कि तू ऐसा करे, हमें उड़ीसा की, बिहार की और बंगाल की ये दीवानी, न्याय प्रशासन, फौजदारी, जितने भी जो राजस्व प्राप्ति के जो अधिकार हैं वो सारे हमें दे दे। दीवानी मामले का मतलब होता है राजस्व प्राप्ति से संबंधित बातें। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत हमें राजस्व वसूलने की अधिकार देते। तो इसको पता था, इसने बोला कि भाई मेरे पास तो ऐसा कोई अधिकार भी नहीं है, मैं आपको किस तरीके से ये अधिकार दूं। तो बोले कि हाँ आपके पास रियल में अधिकार नहीं है, आप मुगल बादशाह हो,
आपका उत्तर भारत पे शासन है अभी भी, आपके अधिकार में ये चीज नहीं है, ये बात या तो आप जानते हो या अंग्रेज अधिकारी जानते हैं, परंतु भारत की जनता नहीं जानती। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि ये साइन कीजिए और ये अधिकार हमें दे दीजिए। तो ये तीन शर्तें, इन्हें तीन शर्तों के द्वारा शाह आलम सेकंड को राजी कर दिया गया। पहली शर्त इलाहाबाद और कड़ा जिला, ये इस जिले के जो क्षेत्र थे वो किसको दे दिए गए, शाह आलम सेकंड को दे दी गई। ये दोनों बातें शाह आलम सेकंड के लिए। 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष आपको देगा, कौन है, अंग्रेज देंगे। किसको देंगे, शाह आलम सेकंड को देंगे। कहने का मतलब रहने की व्यवस्था, खाने पानी, सारी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारा सब कुछ हो गया इनके पास। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल, ये संवैधानिक विकास क्रम के हिसाब से, कि इन्हें की जो दीवानी है, इनका दीवान अंग्रेजों को बना दिया गया। तो कहने का मतलब एज इनके पास सारे प्रकार के अधिकारी आ गए। अब भारतीय सत्ता में भागीदारी यहां से प्रारंभ होती है। तो देखो, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। किन के बीच में, लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में। और ये उस संधि की तीन ही शर्तें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक तो निपट गया, कौन है, शाह आलम सेकंड। अब दूसरी की बारी आती है। दूसरी संधि इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुई, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। कब, ये 12 अगस्त को, ये 4 दिन बाद में 16 अगस्त 1765 को। देखो, दोनों को अलग अलग रूम में बुला करके बिठा करके आराम से समझाया और उसके बाद ये संधि की गई। तो देखो, 16 अगस्त 1765 की बात आती है। ये संधि किन के बीच में होती है, ये संधि भी मैंने बताया दो कैंडिडेट हैं जो उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड है। तो शाह आलम के साथ तो हो गई। अब सुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच की संधि, लॉर्ड ये क्लाइव। देखो आप यहां पे सुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, 16 अगस्त 1765 को होती है। और इस संधि के अंतर्गत भी उसी प्रकार की शर्तें रखी गई। वो शर्त देखो सुजाउद्दौला के साथ में कैसी रखी गई। पहली शर्त कि तेरे पास, मतलब लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि तेरे पास इलाहाबाद और कड़ा है, बोले हाँ है बिल्कुल। तो ऐसा करे, ये किसको दे दे, अंग्रेजों को दे दे। इलाहाबाद व कड़ा अंग्रेजों को दे दिया जाए। अब देखो आप, ये एक तो शर्त ये, अब ये उन लोगों का कॉन्फिडेंस ये देखिए कि उन्हें 4 दिन पहले ही पता है कि सुजाउद्दौला संधि करेगा और उस संधि के अंतर्गत अपन इन क्षेत्रों की मांग करेंगे और वो बंदा अंग्रेजों को ये दोनों क्षेत्र दे भी देगा। तो ये शर्तें उन्होंने पहले ही उनको बता दी। शाह आलम सेकंड को पहले ही बोल दिया कि हमें इलाहाबाद और कड़ा आपको दे देंगे, जबकि उस टाइम पे अंग्रेजों के पास नहीं थे। तो कॉन्फिडेंस इनका वास्तव में बहुत अपर लेवल का था। दूसरी शर्त, युद्ध ये हर्जाना के रूप में, युद्ध ये हर्जाना के रूप में आप हमें 50 लाख रुपए देंगे, 50 लाख रुपए। देखो, इन्होंने कहा कि ये युद्ध जो हुआ है उसमें बहुत ज्यादा हमारा धन लगा है
बहुत ज़्यादा पैसे इसमें बर्बाद हो गए। और इस युद्ध में आपको तो आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा और आपका तो डायरेक्ट कभी सामना ही नहीं हुआ है। आप आए मीर कासिम के साथ, तो आप को ये हट जाना देना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, जब हार स्वीकार कर ली तो ये सारी चीजें स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। तो 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में किसको देना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा अंग्रेजों को। इसके लिए भी सुजाउद्दौला की बोलेगी ठीक है ले ले। अब देखो तीसरी शर्त, तीसरी शर्त यहाँ पे बोले कि आपने ये सब कुछ ले लिया, बदले में मेरे को क्या मिलेगा? तो बोले कि बदले में तेरे को ये मिलेगा कि आप ऐसा करो, अवध के नवाब हो, अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी, सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की। अब देखो आप एक चीज देखिए, यहां पे भी अंग्रेजों को फायदा होगा कि अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी यदि अंग्रेजों को देते हैं ना, तो अंग्रेजी सेना है जो अवध के अंतर्गत रहेगी, कंपनी के काम भी आएगी और साथ में यहां पर इनकी सुरक्षा करेगी, तो पेमेंट भी सुजाउद्दौला से लेगी। अब आपको बताएं कि अंग्रेजों ने वहां पे 26 लाख रुपए देने की बात कही थी, शाह आलम सेकंड को 50 लाख रुपए यहां से आगे 26 उनको दे देंगे, फिर भी तो इस बच रही। तो कहने का मतलब उनका दिमाग बड़ा ही शातिर था, बहुत ही चालाक धूर्त धोखेबाज लोग थे वो लोग। इसी कारण से आपको बताया कि भारत गुलाम रहा 3 शताब्दियों तक। उनका उनके पास से जो सेना थी वो बहुत ज्यादा प्रशिक्षित थी। हालांकि बक्सर के युद्ध में इन 3 शासकों के पास 40-50 हजार सैनिक थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजी सेना मात्र 7,000 थी। परंतु उनकी कूटनीति, उनकी प्रशिक्षित सेना और उनके आधुनिक हथियार, इसके कारण से यहाँ पे वो लोग जीत जाते हैं। अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं, अब ये ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक स्थापना यहाँ पे हो गई, सारे प्रकार के अधिकार इनके पास आ गए। अब ये मुख्य जो बात प्रारंभ होगी वो होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा प्रभावी हो गई और इसके प्रभाव को कम करने के लिए, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे सोचना प्रारंभ करेगी। और यहीं से अपना भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है, जो अतीत है, वो प्रारंभ होगा और वो होगा आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। यदि किसी प्रकार की समस्या इस टॉपिक से संबंधित थी, किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो, कोई भी आपको डाउट क्लियर करना हो, कुछ भी आपको समझना हो इस टॉपिक से संबंधित, कोई भी आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, हालांकि ऐसा कुछ भी इसमें छोड़ा हुआ नहीं है, तो सारे डाउट को आपको क्लियर किया जाएगा। आप इस वीडियो में कमेंट करके भी किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार की क्वेरी पूछ सकते हैं। अन्यथा आप ये मोबाइल नंबर है 9983 36 43 89, इन नंबरों पे व्हाट्सएप से जुड़ करके या फिर डायरेक्ट आप कॉल के माध्यम से किसी भी प्रकार के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। देखो मेन बात यह कि पढ़ना आपको पड़ेगा, शायद किसी प्रकार के ऐसे नोट्स नहीं होते जो डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको समझने की आवश्यकता है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।